हेलो, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में या अब जो लेक्चर्स आएंगे, इन लेक्चर्स को एक अलग नाम से फाउंडेशंस के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। इनका मेन टारगेट 9th से लेके और 12th तक जो बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करके और सिलेबस तक, जहाँ तक आपके लिए हर टाइप के एग्जाम में बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उनको कवर करना। तो फाउंडेशन लेक्चर के अंदर आप देखोगे कि धीरे धीरे 9th क्लास के सिलेबस को कैसे 11th के साथ और कैसे 10th क्लास के सिलेबस को 12th के सिलेबस के साथ जोड़ रखा है। यहाँ पर आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक दिन में आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, 3 या 4 लेक्चर दें, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। फाउंडेशन लेक्चर्स का मेन टारगेट स्टार्टिंग में सिर्फ ये है कि आपको बेसिक से ये बात समझ में आ जाए कि आपके पास एक्चुअली में केमिस्ट्री काम कैसे करती है। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो ये आपकी नर्सरी क्लास है, जहाँ पर आप केमिकल ABCD पढ़ेंगे। तो एक ही मेन पॉइंट रहेगा, स्टे विद मी। 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आपके लिए कंसेप्ट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फाउंडेशन लेक्चर में सबसे पहले केमिस्ट्री की मेन क्लासिफिकेशन के साथ एक इजी सी चीज के साथ जो आप 9th में आराम से पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उसके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास आती है मैटर। मैटर क्या होगा? एनीथिंग हैविंग मास और ऑक्यूपाई स्पेस, सबसे सिंपलेस्ट। फिर साइंस में आपको क्या करना है? अब आपने 9th से लेकर 12th तक साइंस पढ़नी है, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग या NEET या NTSC KVPI कोई भी आपको अच्छे स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर करने हैं, तो उसके अंदर आपके पास बेसिक से ये बात दिमाग में लेके चलना कि आप पहले किसी चीज को डिफाइन करते हैं। साइंस वाले ये तो करते हैं, पहले कोई चीज कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आते हैं, फिर उसकी कंपोजिशन, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है क्या नहीं, हर एक चीज को कैटेगराइज करते हैं। तो वही काम यहाँ पे होगा हमेशा की तरह। सबसे पहले वर्ड ढूंढ के लाए मैटर, अच्छी बात है जी, ढूंढ लाए। क्या है वो? एनीथिंग हैविंग मास और ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर की 2 टाइप से आपके पास क्लासिफिकेशन होगी, एक होगी फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी होगी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली आपकी स्टेट को डिफाइन करेगी, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तो हम पढ़ते ही हैं। उसके अलावा 2 और हैं, प्लाज्मा और आपके पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिक्विड और गैसेस को कंबाइनली आप क्या बोल दोगे? फ्लूइड्स। क्यों? इनके पास फ्लो करने की आपके पास एक नेचुरल टेंडेंसी है। वहीं केमिकल क्लासिफिकेशन जब आप मैटर की करोगे तो 2 हिस्से होंगे, एक प्योर सब्सटेंसेस, 9th का 2nd चैप्टर है जी पूरा का पूरा, और दूसरा मिक्सचर्स। इसके ऊपर तो कंसंट्रेशन पूरी यूनिट बनती है 12th में, 2nd। तो एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर। अब भाई प्योर सब्सटेंसेस क्या रहेंगे? प्योर सब्सटेंसेस वो रहेंगे जिसके अंदर सारी एंटिटीज, जिस चीज से वो मिलके बना है, वो सारी एंटिटीज एक ही टाइप की हो, दूसरी टाइप की ना हो। जैसे पानी के अंदर सारे के सारे जो स्पीसीज है वो सारे पानी की ही हो, तो प्योर रहेगा। लेकिन उसके अंदर आपने शुगर डाल दिया, NaCl नमक डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? इम्प्योर। ऐसे ही मिक्सचर्स में जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं बिना उनके बीच में कोई केमिकल चेंज कराए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? एक मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर आपने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? एक है एलिमेंट्स और दूसरे हैं आपके पास कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के फर्दर आपके पास 3 हिस्से हैं। वर्ल्ड के अंदर टोटल आपके पास फिलहाल 118 एलिमेंट्स हैं, जो फर्दर 3 हिस्सों में आपने बांट रखे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, जिनका एक और नाम है क्या? मेटलॉइड्स। तो आपके पास ये 3 चीजें हैं। 9th में मेटल, नॉन मेटल, ये काफी पढ़ के आए, 10th में पूरा चैप्टर है, करेंगे सारी चीजें, पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड एलिमेंट्स की 3 बेसिक टाइप्स है। फर्दर कंपाउंड्स, जब आपने 2 चीजों को मिक्स किया है बिना कोई केमिकल चेंज कराए, तो वो एक मिक्सचर बनता है। लेकिन जब आपने 2 चीजों को एक दूसरे के अंदर मिक्स किया है केमिकल चेंज करा के, तो वो बनाएंगे कंपाउंड्स। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है बेटा जी। मिक्सचर्स के अंदर आपने जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? एक मिक्सचर आ गया जिसके अंदर काफी हाइड्रोजन है, काफी ऑक्सीजन है नहीं? ऐसे ही आपके पास कंपाउंड के अंदर क्या होगा? जब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स तो किया है, लेकिन वो मिक्सचर केमिकल चेंज कर गया, एक केमिकल रिएक्शन करा गया, तो H2 और O2 मिलकर क्या बना देंगे? अरे वाटर, पानी बन जाएगा। तो वाटर एक कंपाउंड होगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपने जस्ट एक दूसरे के साथ घोल दिया है, सोल्यूबल कर दिया है, या वैसे ही एक साथ इकट्ठा रोक दिया है किसी कंटेनर के अंदर, तो वो आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। आगे कंपाउंड्स को भी फर्दर आप 2 हिस्सों में बांटोगे।
टर्म से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जो आपके पास अर्थ क्रस्ट से, जैसे नमक है भाई, आपके पास बहुत सारे मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं या फिर आपके पास रॉक्स के अंदर से निकाले जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक मतलब भी लिविंग नहीं है। ऑर्गेनिक की इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन, क्योंकि पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक सा कंसाइज सी चीजें, वो चीजें जो आइदर या तो लिविंग से डायरेक्टली मिलती हैं या लिविंग से जो सामान मिलता है उनके अंदर से डिराइव की जाती है, तो उनको आप क्या बोल दोगे? ऑर्गेनिक। फर्दर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्पीसीज हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई है उसके हिसाब से भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के रहेंगे, एक आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक और कोवेलेंट पे आप 9th में पढ़ेंगे, बारी बारी सारों को पढ़ेंगे, बस ये जस्ट एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। दूसरा, मिक्सचर्स के भी फर्दर दो पार्ट है, एक होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस। अब इसको आप संधि विच्छेद करके आराम से पढ़ सकते हो, सबको पता भी है। ये वर्ड तो बहुत आपको तंग करेगा, एक होमो और दूसरा हेट्रो। होमो क्या है जी आपके पास? होमो जिसमें आपके पास यूनिफॉर्म यानी कि सेम, और हेट्रो यानी कि डिफरेंट। होमो मतलब आपके पास सेम और हेट्रो मीन्स आपके पास डिफरेंट। बहुत लंबे वर्ड, टाइम तक ये वर्ड आपके साथ चलेंगे। अब आपने साइंस पढ़ने शुरू कर दी, लेकिन ये लिटरेचर वर्ड्स हैं, इंग्लिश के हर जगह काम आएंगे। तो होमो मतलब जहां पे सेम रहेगी, जीनस मतलब कंपोजिशन। तो ऐसे मिक्सचर जहां पर आपने दो चीजों को मिक्स तो कर दिया है और उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल ले लो ना, नमक को पानी के अंदर डाल दो, डल गया, सोल्यूबल हो गया, सेकंडों में हो जाएगा। अब आप उस नमक को चख के देखो, बिल्कुल ऊपर से, ब्रिम से, हाँ खारा लगेगा। अब बीच से चम्मच लेके जाओ, उसके बीच से करके देखो, वैसे ही खारा है। बिल्कुल नीचे से, बॉटम से उठाओ, सेम खारा है। तो ऐसे मिक्सचर जहां पर ऊपर से लेके और नीचे तक हर जगह पे आपका अमाउंट, जो चीजें आपने मिलाई उन दोनों का सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे? होमोजेनियस। और जहां पर वो सेम नहीं रहेगा, अरे सबसे सिंपल एग्जांपल, मिट्टी मिला दो पानी के अंदर, ऊपर अमाउंट बहुत थोड़ा रहेगा, बीच में थोड़ा सा ज्यादा, और नीचे तो आपके पास देखते हो मिट्टी बैठी जाती है आपके पास। ऐसी चीजों को आप क्या बोल दोगे? हेट्रोजेनस। जहां पर आपके पास कंपोजिशन जो है, जिन जिन चीजों को आपने मिलाया है वो ऊपर कुछ और है, बीच में कुछ और है, दाएं कुछ और है, बाएं कुछ और है, हर जगह पे वो आपके पास अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या नाम दे दोगे? हेट्रोजेनस। ये बिल्कुल सिंपल सी आपके पास क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल सी फ्लो चार्ट है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब थोड़ा सा टॉपिक के और अंदर चलते हैं। तो हमने मैटर को क्लासिफाई किया, पिछले 7-7.5 मिनट में यही किया था। अब हम बात करते हैं कि मैटर को हम पढ़ी क्यों रहे, क्योंकि हमें शुरुआत करनी है 10th की पहली यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से, और उसके लिए आपको इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, छोटी छोटी चीजों की, ताकि आपके लिए कंसेप्ट टोटली क्लियर है। अब आपने बात करी मैटर क्या है, मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होती हैं। अब आप बात करोगे कि मैटर जो भाई साहब है ना, वो रिएक्ट क्यों कर रहा है, वो हमें पढ़ना ही क्यों है, क्यों हमारे सिलेबस में है। तो मैटर जो है वो फर्दर, अगर आप केमिकल नेचर की बात करो तो केमिकल नेचर के हिसाब से मैटर की 3 हिस्से होंगे मैटर के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। जो एटम्स है वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंटिटी है। डाल्टन मॉडल पढ़ा होगा, जब मॉडल्स की बात करेंगे एटम मॉलिक्यूल में तब ध्यान से पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाइए यहीं पे। तो एटम्स जो है, एटम्स के फर्दर आपके पास क्या होंगे? हिस्से होंगे, या एटम्स फर्दर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो एटम्स के जब हिस्से होंगे तो उसके भी पार्ट्स बनेंगे, जो हम यहाँ पे समझेंगे। और जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंटिटी है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, यानी कि अकेले ही एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो अपना चैप्टर बनेगा। इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट कर गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं किए, इसका मतलब वो किसी न किसी के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। तो जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच मे एग्जिस्ट और विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब भाई ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं थे आपके पास। कौन स्टेबल नहीं थे आपके पास? एटम्स, इसलिए तो जुड़ गए। अब मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम्स के जुड़ने से मिलने वाली केमिकल एंटिटीज,
और ये केमिकल एंटिटीज को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए एक छोटा सा वर्ड आता है आपके पास, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है आपके पास कि कितने एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक एक्चुअली में आपके पास एटम्स ही हैं, जिसमें एग्जांपल दे रखे आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा एटसेट्रा। डायटोमिक, डायटोमिक में क्या कर सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। ट्राइटोमिक मतलब जहां पे 3 एटम्स हो, जैसे ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। गर्मी की मेन वजह इसका कम होना ही है, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये ज्यादा अमाउंट में होती तो गर्मी कम होती, हमें कम ऐसे कैसे होती हमारी। तीसरा टेट्राटोमिक, जहां पे 4 एटम जुड़े रहेंगे। पांचवा पॉलीएटोमिक, जहां पे 4 से 500 100 कितने भी जुड़ सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके पास सल्फर। अब आगे चलते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स जुड़ के या एटम्स मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। ये काफी बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देके छोड़ देते हैं। क्या एटम जुड़े, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, स्टेबल नहीं थे, तो मॉलिक्यूल्स बनाया। फर्दर एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी जुड़े और उन्होंने जुड़ के क्या बनाया आपके पास, कंपाउंड्स। अब आगे आते हैं भाई, एटम्स अगर आपके पास स्टेबल नहीं थे तो रिएक्ट कर रहे थे। ऑब्वियस बात है, जो चीज स्टेबल होगी वो रिएक्ट नहीं करेगी, जो रिएक्ट करेगी वो ऑब्वियस बात है स्टेबल कम है। तो भाई वो जो रिएक्ट कर रही थी, जिसके ऊपर अपना पूरा चैप्टर बन गया है, पूरी केमिस्ट्री बन गई है। केमिस्ट्री क्या है आपके पास, केमिकल चेंजेस की स्टडी तो है ही। तो आपके पास वो जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। तो डाल्टन अंकल ने क्या कहा था, एटम सबसे छोटी चीज है, लेकिन फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और अब तो 22 सबएटॉमिक पार्टिकल्स है अपने पास। उन सब डिस्कवरी ने इस चीज को झुठला दिया और बताया नहीं भाई, एटम के तो 2 हिस्से हैं। तो हम रदरफोर्ड मॉडल को ही फिलहाल बेसिक लेके चल रहे हैं कि भाई एटम के एक्चुअली में 2 हिस्से हैं। एक है न्यूक्लियस जो सेंटर के अंदर मिलता है, और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूक्लियोन्स, ठीक है जी। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, न्यूक्लियोन्स। और न्यूक्लियोन्स के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। प्रोटॉन्स के ऊपर सबको पता ही है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन्स नाम में ही है जी, न्यूट्रल है। दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ के अंदर क्या है, सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ से, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास घूमते रहते हैं, ठीक है जी। इसी चीज को समझा रखा है यहाँ पर कि भाई एटम के अंदर सेंटर के अंदर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और बाहर आपके पास सर्कुलर या इलिप्टिकल। मेरे ड्राइंग पे मत जाना भाई प्लीज, मेरी भावनाओं में समझना, ड्राइंग थोड़ी सी खराब ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या है, सर्कुलर एलिप्टिकल पाथ, जिनके अंदर क्या आपके पास है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन करने की आदत है, लेकिन कौन सो की, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव है जो सबसे बाहर वाली शेल में है। मान लो किसी आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर या एटम के अंदर सिर्फ 2 ही शेल है, सिर्फ 2, तो भाई ये सेकंड शेल आपके पास कौन सी हो जाएगी, बाहर वाली शेल। किसी के अंदर 3 है तो ये बाहर वाली शेल। मेरे एग्जांपल में सबसे लास्ट सेल कौन सी है, 4th। तो 4th सेल क्या आपकी, सबसे आउटर मोस्ट शेल। तो जो एटम स्टेबल नहीं है वो रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन कौन कर, एटम के अंदर से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। क्या सारे कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ वो जो बाहर वाली शेल्स के अंदर है। और बाहर वाली शेल को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है बेटा, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी के ऊपर वैलेंस आया था पर थामा, वहां पे बाद में चलेंगे। तो भाई आपके पास बिल्कुल छोटी सी बात कि भाई जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या आपके पास वैलेंस शेल है, वही सिर्फ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमारी इस क्वेश्चन के अंदर 4th शेल। वापस आओ, जो इनर शेल्स रह गई 1st, 2nd और 3rd, वो आपके पास नॉन बॉन्डिंग या नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। और वो क्या आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3। तो ये था आपके पास कि भाई एटम भाई साहब जो रिएक्शन करते हैं, जो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज करते हैं, उन फिजिकल केमिकल चेंज में केमिकल चेंज में कौन आता है, कैसे आता है, अभी देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अभी हमने बात की थी चेंजेस की, और उन्हीं चेंजेस को आप डिफाइन करते हैं। ये जो पोर्शन है इसके अंदर से आपके बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, एनटीएससी 10th लेवल पे आता है।
यहाँ से कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कोई एटम स्टेबल नहीं है तो रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली शेल के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन उस टॉपिक को फर्दर अपना चैप्टर शुरू करने से पहले एक और बिल्कुल बेसिक सी चीज कि भाई फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, क्योंकि बार बार डेफिनेशन में ये वर्ड यूज होंगे आपके पास इस चैप्टर के अंदर। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, इसके अंदर आपके पास डिफरेंसेस क्या है, बार बार इसको यूज करना है। तो फिजिकल चेंजेस क्या है, वो चेंजेस जिनके अंदर आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही आपके पास वेरी करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपके पास शेप साइज है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, आपने कागज को मरोड़ दिया है, उसके आपके अंदर से ओरिगेमी करके आपने उसके कुछ पशु पक्षी बना दिए हैं, वो सारी चीजें क्या आपके पास, वो फिजिकल चेंज है। शेप में चेंज किया आपने, फिर उसके साइज के अंदर आपने चेंज किया है। बिस्किट है, उसको आपने तोड़ लिया है, तोड़ के खा लिया है, वो भी क्या आपके पास तोड़ना एक फिजिकल चेंज था बेसिकली, क्योंकि इसमें आपने शेप और साइज के अंदर वेरिएशन लेके आए हो। जबकि अगर आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन आती है, आएंगे भी केमिकल प्रॉपर्टीज का पूरा चैप्टर यही है, इसलिए ज्यादातर हम इनको समझाएंगे और इनके बारे में जस्ट उनको रिवर्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे फिजिकल नेचर के अंदर चेंज होगा, यहाँ पे केमिकल नेचर के अंदर चेंज आएगा। आगे आते हैं, ये रिवर्सिबल रहेंगे। रिवर्सिबल का मतलब तो समझते ही हो, एक चीज दूसरी में दूसरी वापस पहले में आ जाए। जैसे सबसे आसान हमारा राष्ट्रीय पेय पदार्थ, हमारी मम्मियों का फेवरेट चाय। चाय बनाते वक्त आपने हमेशा ढका होगा ना चाय को, जो स्टार्टिंग में बनाते हैं, और आपने देखा होगा जिस भी चीज से आपने उसको कवर किया होगा उसके ऊपर वाटर वेपर्स, पानी की आपके पास हल्की हल्की भाप आके रुक जाती है, वो क्या आपके पास वेपराइजेशन। और देखते हो वो वेपर आपके पास जैसे आप गैस बंद करोगे फिर से लिक्विड की फॉर्म में कंडेंस होकर नीचे गिर जाते हैं। तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज नहीं है क्या, वेपर वाटर के अंदर, वाटर वेपर के अंदर फिर से चेंज होते हैं। और भाई टेम्परेरी भी है, टेम्परेरी था ना, हीट देते रहे तो कन्वर्ट होता रहा, हीट बंद कर दी तो वापस फिर से वापस वहीं चला गया, तो परमानेंट तो नहीं था। जबकि जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल होंगे और वो आपके पास परमानेंट होंगे। जैसे आपके पास कुकिंग है, सब्जी बन गई तो बन गई भाई, आप ये थोड़ा कहोगे सब्जी बनने के बाद अरे भिंडी अलग कर टमाटर अलग कर, भिंडी ऐसे तो सब्जी आपकी मानने से रही। या फिर बेकिंग है या फिर बर्निंग है, आपने उसको बर्न किया, मान लो लकड़ी को जलाया है, लकड़ी क्या है आपके पास, कार्बन, कार्बन को आपने बर्न किया, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको जला दिया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CO2। ठीक है जी, और थोड़ी सी हीट निकलेगी। पर मुद्दे की बात ये एक नया कंपाउंड बन गया ना जी, है ना। अब आप इसको कहोगे चल भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरे कार्बन वापस कर और ऑक्सीजन वापस कर, मेरे को हर हाल में चाहिए, दे देगी ना नहीं देगी। हाँ, एक कंडीशन में दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन ऑक्सीजन को वापस, अगर आप साउथ इंडियन मूवीज के हीरो हो या फिर इंडियन मसाला मूवीज के भूत, इन दो कंडीशनों में भाई ये वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से ये चीजें वापस कन्वर्ट नहीं हो सकती। साउथ इंडियन हीरोज तो डेंजर है भाई, वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री को पीछे छोड़ा है, वो तो मच्छर से माफी मंगवा देते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करनी। पर सीधी सी बात यही भाई, इस केस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं है बिल्कुल भी कि आप वापस इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को वापस गेन कर सको। चलो मजाक को छोड़ के आगे चलते हैं। यहां पर आपके पास या तो हीट निकलेगी ही नहीं, ना हीट के लेंगे या एनर्जी को, हीट की बजाय आप एनर्जी को, इनको होने के लिए फिजिकल चेंजेस होने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और होती भी है तो बहुत थोड़ी। तो हीट को एनर्जी को ना तो ये एब्जॉर्ब करेंगे ना ही इवॉल्व करेंगे, और करेंगे तो भी बहुत थोड़े अमाउंट में। जबकि इनके अंदर जो चेंजेस आएंगे एनर्जी के, वो किस फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इवन साउंड की फॉर्म में हो सकती है। वो चेंजेस जो है आपके पास वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा हाई रहेंगे इनके मुकाबले में। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन सेम। भाई जो जैसा था उसके अंदर जो जो एटम्स थे, जो जो मॉलिक्यूल्स थे, वो जितने अमाउंट में थे वो उतने ही रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, अरे नींबू पानी बनाने के लिए बार बार यूज करते होगे, तो शुगर क्या आपके पास, शुगर केमिकली 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो जब इसके अंदर डिसॉल्व हुआ था तो भी इसके अंदर इतने ही कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे जो आपके पानी को मीठा कर रहे थे। तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो में, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको केमिकल चेंज कराओगे, जैसे आपने शुगर को जला दिया भाई, गैस के ऊपर जलाते रहे, जलाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, CO2 प्लस में H2O। अब जो नया कंपाउंड बना है उसकी कंपोजिशन जिससे वो बना है टोटल अलग रहेगी, नेचर टोटल अलग रहेगी, प्रॉपर्टीज टोटल अलग रहेंगी। तो भाई इसमें आपके पास जो कंपोजिशन होगी वो टोटल चेंज कर जाएगी, इसके अंदर चेंज नहीं करती है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट,
भाई कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल के अंदर, जबकि केमिकल के अंदर आप देख ही रहे हो हमेशा एक नया कंपाउंड बनता है जिसकी उसके पुराने जिनसे वो बना है प्रॉपर्टीज टोटली अलग होती है, जबकि इसके अंदर आपके पास कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस पर भी बात करते हैं तुरंत। अभी आपने बात की कि फिजिकल जो चेंजेस उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप साइज के अंदर चेंजेस आते हैं। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो इतने से आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो अब हम वो सारी पॉसिबिलिटीज कोशिश करते हैं एक्सप्लोर करने की जिनकी वजह से आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ सकता है। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से शेप साइज कलर इनके अंदर चेंज आ सकता है। सबसे पहले फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब जिस सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो हीट लेके या देके। जैसे सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फ्रीज करते हैं तो सॉलिड में। तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिड को लिक्विड गैस में या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में लेके जाना, ये सारे क्या है फेज चेंजेस और फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाने की एक वजह। ये ध्यान दीजिएगा मेल्टिंग और फ्यूजन वर्ड बार बार यूज होते हैं और दोनों ही वर्ड आपके लिए सेम है आपके लिए। सेकंड, कटिंग और ब्रेकिंग। किसी चीज को काटते हो तोड़ते हो वो भी क्या आपके पास एक फिजिकल चेंज है। किसी के अंदर कलर ऐड करते हो, दूध के अंदर वो अब्जा ऐड कर दिया आपने भाई, वो क्या आपके पास एक फिजिकल चेंज। इवेपोरेशन, अरे भाई गर्मियों में मटके का पानी ठंडा हो रहा है, कूलर आपको कूलिंग दे रहा है, क्या है वो इवेपोरेशन, कपड़े सूख रहे हैं, तो वो भी कैसा चेंज है आपके पास एक फिजिकल चेंज। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के सब चीजों को खींचते हो, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया, जो जैसा था वो वैसा ही है, तो ये भी कैसा चीज आपके पास एक फिजिकल। सोलिबिलिटी, चीजों को एक दूसरे के अंदर घोलना, नमक को पानी में, चीनी को पानी में, दूध के अंदर चीनी, ये सारे भी चेंजेस कैसे आपके पास बेटा फिजिकल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, विस्कोसिटी। मेलिबिलिटी मतलब किसी चीज को पीट पीट के शीट्स बनाना, एल्यूमिनियम फॉइल और ऑल टाइम फेवरेट हमारी, देखियो ये ना भाई आपने मेलिबिलिटी का एग्जांपल काजू कतरी के ऊपर लगा के देते हैं ना, वो काजू का कतल कर करके बनाते हैं, हाँ जी बिल्कुल पतली सी लेयर, क्या सिल्वर की, किस चीज का एग्जांपल है वो मेलिबिलिटी की। सिल्वर को पीट पीट के उन्होंने क्या बना दी, बिल्कुल पतली सी शीट जिसको आपने लटका रखा है, लगा रखा है, किसके ऊपर, आपकी फेवरेट चीजों के ऊपर। थोड़ा सा और आगे आते हैं डक्टिलिटी, किसी चीज को आप बेंड करके या पुल करके आप उससे क्या बनाते हो, वायर्स। विस्कोसिटी, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो में जब आपके पास कुछ लेयर्स आगे चली जाती है कुछ पीछे चली जाती है तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस वर्ड होगा, तो बेसिकली विस्कोसिटी को जब भी आप यूज करते हैं तो जनरल सेंस में बोलते हैं चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में विस्कोसिटी क्या है, जब भी कोई चीज फ्लो करती है तो उसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं उन लेयर्स के बीच में जो एक दूसरे के अंदर वो रजिस्ट करती हैं फ्लो को, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ये सारी ही चीजें आपके पास फिजिकल चेंजेस इंड्यूस करती है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चनों में सारे बहुत काम आएंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा भी फिजिकल चेंजेस इन वजह से आते हैं, ये सारी वजह है फिजिकल चेंजेस आने के लिए, लेकिन केमिकल चेंज आने की वजह क्या है, तो थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं। भाई हमने देखा एटम तो स्टेबल नहीं होते, बहुत सारे स्टेबल नहीं होते तो वो रिएक्ट करते हैं, अच्छी बात है भाई, नहीं है तो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कैसे करते हैं, तीन तरीके से, आधर इलेक्ट्रॉन देके, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा सबको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल नेगेटिव, भूलना ही नहीं है, किसी के ऊपर से नेगेटिव जाएगा तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल। और पॉजिटिव एटम्स को आपने क्या नाम दे दिया, कैटायंस। दूसरा तरीका रिएक्ट करने का क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेके, भाई फिर से वही बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, किसी के ऊपर नेगेटिव आएगा तो उसको क्या बना देगा, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, नेगेटिव, तो क्या बन जाएंगे वो अनायंस, नेगेटिव चार्ज। या फिर तीसरा मेथड केमिकली रिएक्ट करने का, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को बराबर बराबर बांट लेंगे, म्यूचुअली शेयर कर लेंगे। इन दो मेथडों से आयनिक बॉन्ड बनते हैं और इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सिर्फ इतना ही, मैंने इसलिए बॉन्ड वर्ड यूज नहीं किया आगे जाके, क्या कि आपके पास एटम स्टेबल नहीं है तो अपने आप को स्टेबल करेंगे क्या करके, इलेक्ट्रॉन देके लेके या एक दूसरे के साथ बराबर बराबर, दो तू दे भाई दो मैं देता हूं, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग करके। और इस सारी प्रक्रिया के दौरान, सारी प्रोसेस के दौरान जो इनर शेल्स है आपके पास, नॉन बॉन्डिंग जो शेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी चेंज नंबर के अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली न्यूक्लियस तो कभी पार्टिसिपेट केमिकल चेंजेस में करेगा ही नहीं।
वहीं फिजिकल चेंज की वजह क्या है, फिजिकल चेंज के अंदर आपके एटॉमिक लेवल पे किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, उसके अंदर किसी भी हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं आता। तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर एटॉमिक लेवल बिल्कुल इंटैक्ट है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास बोर्ड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 24 क्वेश्चंस हैं जो एनटीएससी, ओलंपियाड या कई जगह पे आए हुए हैं या कुछ स्टैंडर्ड बुक से उठाए हुए हैं, जो आपकी मोस्टली अगर आप ध्यान से देखोगे तो डे टू डे लाइफ के हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रिडिक्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अमंग द फॉलोइंग। इन 24 के अंदर से आपको एक प्रिडिक्ट करना है कि कौन कौन से आपके पास इनके अंदर फिजिकल चेंजेस हैं और कौन कौन से इनके अंदर आपके पास केमिकल चेंजेस हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस पता करने हैं। इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर को थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है या अब तक की 25 मिनट की वीडियो ध्यान से देखा है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे और कुछ जगह आपके डाउट्स आएंगे। तो प्लीज इनको ट्राई करें ताकि जब हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को शुरू करें तो बेसिक्स में आपको कहीं पे भी किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।